नमस्ते। आज की वीडियो कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से गलता लोहा, जिसे लिखा है शेखर जोशी ने। गलता लोहा, क्या भला कोई लोहे को भी गला सकता है? इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। आज हम पढ़ेंगे इसका पहला भाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेखर जोशी का व्यक्तित्व और जीवन परिचय। शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा में 1932 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बड़े परिवर्तन हुए। इस समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर नई तरह की कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। इस तरह कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। इस नए उठान को नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है, यानी कि सबसे विशिष्ट है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पहल सम्मान प्राप्त हुआ था। इनकी रचनाएं ये हैं: कहानी संग्रह कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, शब्द संग्रह एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह एक पेड़ की याद। इनकी कहानियाँ कई भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं, यानी उनका इन भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर बच्चों के लिए एक फिल्म भी बन चुकी है, जो कि चाइल्ड्स फिल्म सोसाइटी द्वारा जिसका निर्माण किया गया था। इनकी साहित्यिक विशेषताएं: शेखर जोशी की कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका इनकी कहानियों में जगह पाता है। इनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा ही योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी भाषा: शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। इनकी शैली वर्णनात्मक और संवाद शैली है। अब जानते हैं कि इस पाठ की विषय वस्तु क्या है। शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करती है। एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते हुए उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है, यानी कि कोई मायने नहीं रखता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, अपितु उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मोहन, जो कि पंडित वंशीधर के पुत्र है, रमेश, जो कि लखनऊ में नौकरी करता है, धनराम, मोहन का साथी, जो कि एक लोहार जाति से संबंध रखता है, और मास्टर त्रिलोक सिंह, जो स्कूल में मोहन और धनराम को पढ़ाते हैं। तो इसका सारांश ये है: गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कारणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण देती है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं
कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है, कोई भी आधार नहीं रखता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता है। ऐसा लगता है मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। इसमें दो जातिगत विशेषता बताई गई है। एक जाति है लोहार, और जो कि लोहे का काम करते हैं। ये उच्च जाति के लोग उनके वहाँ जाना तो बैठना तो दूर, वहाँ उनके पास, उनके टोले के पास जाना भी बेमानी समझते हैं, पास जाना भी नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ है पुरोहित जो कि लोगों के घरों में पाठ पूजा श्रद्धा इत्यादि करके अपना गुजारा करते हैं। इस कहानी के मुख्य बिंदु पात्र परिचय दिया जाएगा। मोहन की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कैसे हुई। मोहन पर वंशीधर की कौन कौन सी आशाएं टिकी हुई थी। मोहन और धनराम की भेंट कैसे होती है बाद में। मोहन का धनराम के कार्यों में सहयोग देना। तो अब ये है पाठ का सारांश। पाठ में गलता लोहा शेखर जोशी की यथार्थपरक कहानी है। यथार्थपरक यानी कि एक सच्चाई को बताती हुई। इस कहानी में उन्होंने जातिगत अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मकता में बदलते हुए दिखाया है। तो आइए देखते हैं इस कहानी का सारांश। मोहन के पिता वंशीधर पुरोहिती का काम करते हैं। दान दक्षिणा में मिले पैसों से अपने परिवार का गुजारा करते हैं, किंतु अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। इसी को लेकर उन्होंने अपने बेटे मोहन को सुनाते हुए कहा कि चंद्र दत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करना था, लेकिन 2 मील की चढ़ाई चढ़कर गणनाथ मंदिर में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने अपने बच्चे को ये सुनाया। मोहन अपने पिताजी के इस कथन का आशय भली भांति समझता था, लेकिन अपने पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह सफल नहीं है। कुशल ही नहीं है तो सफल कैसे होगा। आशय तो वो समझ गया, लेकिन पूजा पाठ वो करना जानता नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वो क्या करे ये समझ नहीं पा रहा। इसलिए वह खेती के काम में कुछ सहयोग करने के उद्देश्य से हसुआ उठाता है और उसकी तेज धार कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुँच जाता है। उसे अपने मित्र धनराम की याद आ जाती है और वो सोचता है वैसे रुद्री पाठ में तो वो सहायता नहीं कर सकता, लेकिन अपने पिता का खेती में तो हाथ बटा सकता है ना। इसलिए वो अपना कुंद लेकर, जो धार हसुए की धार कराने के लिए, जो को कुंद हो चुकी है, जिसे कुंद हो चुकी यानी कि जिसे कि जर लग गई है, इसलिए वो वहाँ लेकर जाता है, जंग लग गई है। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ जाती है। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने के लिए पहुंचा। धनराम उसका सहपाठी था। ये जो धनराम देख रहे हैं ना, धनराम उसका सहपाठी था और मोहन पिछले कई दिनों से आते जाते धनराम लोहार के आफर यानी कि उसकी भट्टी से आती थप थप की आवाज़ें सुन रहा था। आज हंसुए की धार तेज कराने के लिए वह धनराम के घर पहुंचा और एक खाली कनस्तर पर जाकर बैठ गया। वहाँ खाली कनस्तर पड़ा था, एक डिब्बा पड़ा था, जिसके ऊपर जाकर बैठ गया। धनराम उसके बचपन का सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए मास्टर त्रिलोक सिंह की चर्चा करने लगे। उन दोनों का मास्टर एक ही था, मास्टर त्रिलोक सिंह, यानी कि दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में धनराम से पूछा।
मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना रखा था। धनराम ने बताया कि पिछले ही साल मास्टर त्रिलोक सिंह गुजर गए हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था, यानी मास्टर त्रिलोक सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। जब कोई लड़का कक्षा में किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता था तो वही सवाल वो मोहन से पूछते थे और उसकी अपेक्षा के अनुरूप मोहन उसका सही जवाब भी दे देता था। तब वे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का अधिकार भी मोहन को दे देते थे, यानी कि बच्चों को मोहन से ही सज़ा दिलवा देते थे। ये बातें दोनों दोस्त यानी कि धनराम और मोहन हंस हंस कर एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर कई डंडे खाए हैं। मास्टर जी जब मोहन को कहते थे कि जो बच्चे आंसर नहीं देते हैं उन्हें डंडे मारे, तो मोहन ने उनके आदेश पर धनराम को कई डंडे मारे हैं। धनराम उनके प्रति स्नेह और आदर भाव रखता था। किसके प्रति? मोहन के प्रति बहुत आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में शुरू से ही बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा था। जब धनराम उन्हीं लड़कों में से एक था जिनको मास्टर त्रिलोक सिंह के कहने पर मोहन ने सजा भी दी थी, और फिर भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। इसके दो कारण थे। एक तो धनराम लोहार जाति का बालक था, जबकि मोहन उच्च जाति यानी कि ब्राह्मण परिवार से था। दूसरा, मोहन पढ़ने में भी कक्षा में सबसे होनहार था और मास्टर साहब उसकी बार बार तारीफ करते थे। इस बात ने धनराम के मन में यह बात बैठा दी थी कि वह कभी भी मोहन की बराबरी नहीं कर सकता था। मास्टर त्रिलोक सिंह बार बार उसको धनराम को डांटते थे। धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों में से तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया था। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान तो रखते थे। एक दिन मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा। दिन भर याद करने के बाद भी जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर साहब ने व्यंग्य करते हुए कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है रे, इसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। यह कहते हुए मास्टर साहब ने उसे 5-6 दरातियाँ दे दी। दरातियाँ क्या होती है? ये है दरातियाँ जिससे कि घास काटा जाता है। 5-6 दरातियाँ उसे हाथ में पकड़ा दी और कहा कि अगले दिन धार लगाकर वापस लाए, क्योंकि उनका काम ही लोहे की चीज़ों पर धार लगाना था। उस दिन से धनराम की पढ़ाई ही छूट गई और उसके पिता गंगाराम ने उसे लोहारगिरी का काम करना सिखा दिया। जैसे ही धनराम ने मास्टर त्रिलोक सिंह की रातियों पर धार लगाई तो गंगाराम, जो कि उसके पिता थे धनराम के, उन्हें लोहारगिरी का काम यानी कि वो काम उसे सिखा दिया। यहाँ पर भी ठीक से काम न करने पर उसे अपने पिता के हाथों मार खानी पड़ती थी। जो चीज़ उनके हाथ में आती थी उसके पिता उससे पिटाई कर देते थे। इसकी? धनराम की। अपने पिता के हाथों मार खा खा कर ही वो लोहारगिरी का काम सीख गया था। कुछ ही दिनों के पश्चात गंगाराम की मृत्यु हो गई, यानी कि धनराम के पिता की मृत्यु हो गई और उनकी भट्ठी को धनराम ने संभाल लिया। यानी कि पता ही नहीं चला कि कब गंगाराम की मृत्यु हुई और धनराम जो था उनकी गद्दी पर बैठकर क्या बन गया था? एक लोहार बन गया था। एक पूरी तरह से लोहार बन गया, यानी उसने अपने पिता की विरासत को संभाल लिया था। इधर मोहन प्राइमरी शिक्षा पूरी करके छात्रवृत्ति पा गया, वजीफा पा गया, स्कॉलरशिप पा गया। इससे उत्साहित होकर उनके पिता ने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने के लिए सोचा।
आगे की पढ़ाई के लिए उसे गांव से 4 मील दूर जाना था और रास्ते में 2 मील की पहाड़ी चढ़ाई तथा एक नदी पड़ती थी। इसे देखते हुए उसके पिता ने अपने एक यजमान के यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी। एक बार छुट्टियों में जब मोहन वापस अपने घर आ रहा था तो नदी में आई अचानक बाढ़ में डूबते डूबते किसी तरह से बच गया। एक बार बाढ़ आ गई तो किसी न किसी तरह से घसियारों के साथ आता आता वह भी बच गया। इस घटना से मोहन के पिता काफ़ी चिंतित हो गए। उन्हें बहुत चिंता हो गई कि आज तो मेरा पुत्र बच गया है, घसियारे साथ थे, नदी पार कर ली, लेकिन अगर फिर कभी इस तरह की बाढ़ आ गई और अचानक नदी में पानी आ गया तो वो क्या हो गया। इसके बाद डर के मारे वंशीधर ने फिर मोहन को स्कूल नहीं भेजा, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने कैसे अपने पुत्र को बाहर भेजा जाए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि शहर में छोड़कर अपने पुत्र की पढ़ाई करवा सके। तो बच्चों, यहाँ तक अभी आप अपनी पुस्तक में से इस पाठ को दोबारा पढ़िए और छोटे छोटे प्रश्नों को याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।